कौन से तरीके से पैसा आएगा, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है और यहाँ पर सारे लोग गलती करते हैं। यू आर ईटिंग योर ओन मनी जस्ट बाय पुटिंग इनटू द बैंक। नौकरी में एक दिन, महीने के एंड में एक दिन एक SMS आता है, बिजनेस में वो मैसेज रोज आता है। ये सब आपके DNA में स्टोर्ड है और ये DNA का संबंध राहु से है। केतु पास्ट लाइफ प्लैनेट कनेक्शन का सबसे पावरफुल प्लैनेट है। केतु की दशा अंतरदशा मैंने अच्छे को बर्बाद होते देखा। शनि है मेहनत का देवता, शनि है कर्म का देवता। लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन में स्ट्रगल खत्म नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु धन नहीं देता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, या शनि पैसा नहीं दे रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 9 के 9 प्लैनेट पैसा देते हैं। लेकिन अगर जॉब से पैसा आएगा या बिजनेस से पैसा आएगा या कोई और ही सोर्स से पैसा आएगा, वो हम कैसे समझेंगे कुंडली में? प्लैनेट, राशि, नक्षत्र, ट्रांजिट, दशा, अंतरदशा, बहुत सारे रूल्स हैं। इनको लगा के आपने पकड़ लिया तो निश्चित है आप अमीर होंगे। अगर वो बहुत बढ़िया हुआ, वेल्थ गिविंग हुआ, तो ये पिताजी आपके नाम 10-12 प्रॉपर्टी कर गए हैं, 10-20 लाख रुपए महीने की रेंटल इनकम आती है, तुम गल करो मजे। कोई एक स्टैंडर्ड रेमेडी काम कर ही नहीं सकती क्योंकि सबकी दशाएं अलग अलग चल रही हैं। अरे भैया कि सबका वेल्थ गिविंग प्लैनेट अलग है और कोई अगर एक ही रेमेडी से अगर कोई कहे चुटकी बजाते धन आ जाए, भाई तू कमा ले, ये तो सीक्रेट है, रख लो ना, यू विल बी रिच। चाहे कुंडली में कुछ लिखा हो, भयंकर पितृदोष, आपके पूर्वजों ने कुछ गड़बड़, अबे पूर्वज गए यार। नमस्ते एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हम डिकोड करेंगे स्टार्स की भाषा को टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल इन योर बैंक अकाउंट। मेरा नाम है दीक्षा और आज के पॉडकास्ट में हम एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ किस्मत से नहीं, एक ब्लूप्रिंट की तरह समझेंगे। आप लोग, सभी लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल आते होंगे धन से रिलेटेड कि धन मेरी कुंडली में है भी या नहीं, कब आएगा, कौन कौन से प्लैनेट्स देंगे, कौन कौन से हाउसेस देंगे। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी धन नहीं आता। तो ये सब चीज़ें और इनफैक्ट सिलेक्शन ऑफ करियर, हमें करना क्या चाहिए जीवन में, इन सभी क्वेश्चंस को आज मैं एक बहुत ही रिनाउंड और इन्फ्लुएंशियल एस्ट्रोलॉजर के साथ डिस्कस करूंगी जिनका नाम है हनीश पगा सर। वेलकम सर, वेलकम टू आवर शो। सर, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो सर, लेट्स जस्ट डाइव डीप इनटू अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेल्थ एंड इट्स सीक्रेट्स। सर, आज का टॉपिक ना केवल इंटरेस्टिंग है बट इक्वली इम्पॉर्टेंट है सभी के जीवन के लिए। सो सर, आप हमें बताइए कि धन योगा को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कुंडली में? देखिए, धन योग एक मोस्ट कॉमन टॉपिक है जिस पे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं या बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। हर कोई धन की बात करता है। तो इसको धन योग आप डेफिनेटली कुंडली से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पैसा या वेल्थ या धन कब आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा। ये बहुत सारी चीज़ें कुंडली में दिखती हैं। कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो ये बताते हैं कि धन योग कैसे बनेगा और क्या मेरी कुंडली में या क्या किसी की कुंडली में बड़ा मोटा खूब सारा धन कमाने का योग है या नहीं। इसके लिए देखिए, जो कुंडली में हाउसेज इंपॉर्टेंट है, वो धन से रिलेटेड जो हाउसेज हैं, वो कुंडली का सेकंड हाउस, कुंडली का 5वां घर, 8वां घर और 11वां घर, 2, 5, 8, 11, ये 4 घर सबसे इंपॉर्टेंट है। हालांकि लग्न इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सब कुछ मिलना तो लग्न को ही है। तो इन घरों से प्राइमरीली देखा जाता है कि कुंडली में धन योग है या नहीं, और है तो कितना प्रोमिनेंट, कितना बड़ा है। अगर आपकी कुंडली में 11वां घर पावरफुल है तो अच्छा धन आएगा। 5वां घर पावरफुल है तो अदर सोर्स ऑफ इनकम अच्छा आएगा। सेकंड हाउस पावरफुल है तो ये मान लीजिए आपकी फैमिली इनकम ओवरऑल बढ़िया होगी क्योंकि फैमिली इनकम का हाउस है। और अगर 8th हाउस पावरफुल है तो पैतृक संपत्ति, पैतृक धन संपदा आपको बहुत सारी मिलने वाली है। बिना कमाया पैसा आपको बहुत सारा मिलने वाला है जिसमें आपने एफर्ट बहुत कम किया या नहीं किया और वो आपको मिल गया। तो ये होता है दूसरा, 5वां, 8वां और 11वां। ये कुंडली के चारों घर बताते हैं कि धन कुंडली में कितना लिखा है और वो एवरेज है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये सारे की डिटेल इन 4 भावों से बेसिकली देखी जाती है। इसे ही कुंडली में पावरफुल धन योगा कहते हैं। अगर इनका आपस में कोई कनेक्शन बन जाए या इनकी पावर बढ़ जाए, इनकी दशा अंतरदशा आ जाए, तो उसका फ़ायदा धन के मामले में रहता ही है। सर, आप अब हमें बताइए कि आपने ये तो बता दिया कि हम देखते कैसे हैं धन योग। अब हमें बताइए कि एग्जीक्यूट कब होता है, धन एक्चुअली आता कब है हमारे जीवन में? देखिए, धन की अगर अपन बात करें तो धन कब आता है, इसके लिए आपको दशा देखना पड़ेगा।
विंशोत्तरी दशा वैदिक ज्योतिष में जो सबसे इम्पोर्टेंट दशा है वो विंशोत्तरी दशा। विंशोत्तरी दशा के अंदर के हिसाब से हम तय करते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा घर, पाँचवा घर, आठवां घर या 11वें घर की दशा चलेगी तो उस दशा में धन जरूर आएगा, ये तो तय है। अच्छा, वो प्लैनेट कुंडली में जो दूसरे घर, पाँचवें घर, आठवें घर और 11वें घर को देखते हैं, दृष्टि से देख रहे हैं, उसकी दशा अंतरदशा में भी धन जरूर आता है, ये भी तय बात है। तो यानी धन योग खाली एक नहीं होता, एक या दो या तीन या चार योग नहीं है, ऐसे बहुत सारे योग, बहुत सारे कॉम्बिनेशन मिलके वेल्थ का योग बनाते हैं। और धन एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी अपनी ज़िंदगी में कमाता ही है, उसके पास पैसा आता ही, क्योंकि किसी के पास 0 रुपये है पूरी ज़िंदगी में, ऐसा संभव ही नहीं है। कोई गिफ्ट ही दे जाएगा, पेरेंट्स ही दे देंगे, हस्बैंड वाइफ ही आपस में दे देंगे, तो 0 तो किसी के पास होता नहीं है, मेरा मानना तो ये। वो उसे अपने लिए यूज़ कितना कर पाएगा एक सेकेंडरी इशू है, लेकिन आता सबके पास है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि वो प्लैनेट जो दूसरे घर, पाँचवें घर, आठवें घर और 11वें घर को कुंडली में देख रहे हैं एस्पेक्ट से, उसकी दशा अंतरदशा, या ये जो प्लैनेट्स हैं तो दूसरे घर का लॉर्ड, पाँचवें घर का लॉर्ड, आठवें घर का लॉर्ड या 11वें घर का लॉर्ड, ये आपको धन देगा अपनी दशा अंतरदशा में। अगर आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हम टाइमिंग को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउसेस की तो आपने बात कर ली, कुछ ऐसे स्पेशल प्लैनेट्स हैं जो हमें धन एग्जीक्यूशन में हेल्प करते हैं? देखिए, सबसे बढ़िया जो धन के लिए प्लैनेट जिसे माना गया, नेचुरल वेल्थ गिविंग प्लैनेट बृहस्पति और शुक्र होता है। हालांकि बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और मरकरी, ये चारों प्लैनेट उसी के लिए हैं, वेल्थ के लिए ही हैं, क्योंकि ये चारों प्लैनेट अच्छे प्लैनेट हैं, इनको अच्छी कैटेगरी में शुभ प्लैनेट माना गया है। ये अगर धन देंगे तो बड़ी आसानी से धन दे देंगे और सीधे रास्ते से देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु धन नहीं देता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, या शनि पैसा नहीं दे रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 9 के 9 प्लैनेट पैसा देते हैं, लेकिन अगर उनका संबंध राहु, केतु, मंगल, शनि से होगा तो वो हो सकता है गलत रास्तों से या लोगों को तंग करके या छीन के या थोड़ा चीटिंग करके, थोड़ा चालबाजी से उस धन को इकट्ठा कर पाएँ। ये उसमें वाली चीज़ें शामिल होती है। जबकि बृहस्पति, बुध, चंद्रमा और शुक्र, ये नॉर्मल तरीके से सामाजिक कार्यों से अच्छा पैसा, जो समाज में वैलिड काम है जिसको मानते हैं, वो उससे बढ़िया पैसा देते हैं। लेकिन अब अगर मान लीजिए कोई स्पेशल तरह का रूल है, जैसे मान लीजिए कोई राहु से रिलेटेड धन आना है, तो वो पॉलिटिकल कनेक्शन से धन आएगा, लाइजनिंग का पैसा, ठीक है ना, वो राहु देता है। ठीक है, मंगल का पैसा फायर का पैसा है, फायर का पैसा है, आर्म्स का पैसा है ना, ज़मीन का पैसा है। अब वहाँ पे तो झगड़े वगड़े चलते ही रहते हैं, ज़मीन के ना लिटिगेशन झगड़े। राहु मंगल जब आएगा तो ये काम करेगा ही। शनि भी जब पैसा देगा तो वो या तो बहुत मेहनत करा के देगा और या फिर वो प्रॉपर्टी के थ्रू पैसा देता है। शनि और मंगल दोनों प्रॉपर्टी से कनेक्शन है। तो लैंड की अगर मैं बात करूँ तो मंगल है, और अगर कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो वो शनि है। तो वो शनि का, जिसका मंगल शनि अच्छा होता है, वो ज़मीन लेके कंस्ट्रक्शन करा के बेचते हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स वही हैं, उनको शनि मंगल का पैसा मिल रहा है। आप देख लीजिए कितने रिच है वो, ऑल बिल्डर्स, दे ऑल आर रिच, है ना। एक प्रोजेक्ट 100-100, 200, 500 करोड़ के होते हैं इनके, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं। सूर्य का पैसा सरकारी पैसा है। ठीक है, जब आपको सूर्य पैसा देगा तो सरकार के थ्रू देगा, जैसे गवर्नमेंट के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, है ना, उनके वो भी बड़े रिच होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई ठेका लिया, रोड बनाने का ठेका लिया, है ना, जैसे अभी आजकल बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, जिस कंपनी के पास उसके पास ठेका गया, वो सूर्य से रिलेटेड पैसा है, वो जिसको टेंडर्स भी कहते हैं, जिसको हम टेंडर्स कहते हैं। तो वो उस तरह का काम होता है। तो इस तरह का ही सारे प्लैनेट पैसा देते हैं। अच्छा, बृहस्पति का पैसा जो होता है वो बैंकिंग फाइनेंशियल से रिलेटेड होगा। मरकरी का भी पैसा वैसा होगा, मरकरी स्टॉक मार्केट से भी पैसा दे देता है। अदर सोर्स ऑफ इनकम की अगर बात करूं तो मरकरी स्टॉक मार्केट से पैसा देता है। चंद्रमा का पैसा, बृहस्पति का पैसा एजुकेशन सेक्टर से भी, आजकल बहुत बूमिंग सेक्टर है एजुकेशन भी, उसमें भी अच्छा, फाइनेंस के लिए बहुत बढ़िया सेक्टर है, तो वो भी पैसा देता है। तो वो जुपिटर का पैसा है, वेल्थ है। तो आपको इन बातों को अगर आप प्लैनेट से क्लब करना चाहें इंडिविजुअली, तो ये वो तरीका है जिससे आप इसे क्लब करके देख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट किस रास्ते से पैसा देगा। तो सर, जैसे लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं कि जॉब से पैसा आएगा या बिजनेस से पैसा आएगा या कोई और ही सोर्स से पैसा आएगा, वो हम कैसे समझेंगे कुंडली में? देखिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा है। अगर आप ये मुझसे
मेरे हिसाब से शायद दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट सर। कि पैसा कहाँ से आएगा, जॉब से आएगा या बिजनेस से आएगा। देखिए, ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में ये इसी के सिलेक्शन में परेशान रहते हैं हाँ जी। कि उन्होंने अगर सही समय पे सही सिलेक्शन किया होता कि जॉब में रहना चाहिए, अपना प्रोफेशन होना चाहिए, अदर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, स्टॉक मार्केट होना चाहिए, लैंड में इन्वेस्ट करूँ वहाँ से पैसा कमाना चाहिए, या अपनी मेहनत से या बिजनेस से या जॉब से पैसा कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। कौन से तरीके से पैसा आएगा, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है, और यहाँ पर सारे लोग गलती खाते हैं। अगर आपको ये पता लग जाए कि कौन से रास्ते से पैसा हो जाएगा, सारे काम छोड़ के उसके तरफ चल जाइए, आप अमीर हो जाएंगे, ये निश्चित है। क्योंकि 12 घर हैं, 12 घर कहीं ना कहीं सारे ही पैसे से कनेक्टेड हैं। देखिए कैसे, हाँ जी। अगर 11वें घर का 12वें घर से कनेक्शन आ जाए तो विदेश से भी तो पैसा आ सकता है। हाँ। 12वां घर विदेश हाँ। है ना। हाँ जी। अगर 11वें घर का तीसरे घर से कनेक्शन आ जाए, क्योंकि 11वां घर तो वेल्थ है, पैसा है, इनकम है आपकी, अगर उसका तीसरे घर से कनेक्शन है तो मीडिया सेक्टर पैसा देता है, सोशल मीडिया से पैसा बना सकते हैं, थर्ड हाउस से। 11वें घर का चौथे घर से आ जाए तो प्रॉपर्टी के थ्रू पैसा हो सकता है। अगर प्लैनेट का सपोर्ट हो तो प्रॉपर्टी, नहीं हो तो व्हीकल, गाड़ियाँ, वो भी फोर्थ हाउस है। ठीक है, 11th हाउस का 5th हाउस हो जाए तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो एजुकेशन सेक्टर से या प्रोफेशन से पैसा बना के देता है। इसका मतलब आपका प्रोफेशन क्या हो सकता है, आप बढ़िया लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, एजुकेटर हो सकते हैं, ये सारे प्रोफेशन है ना, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये सब प्रोफेशन ही तो है। तो ये 5वां घर होता है। 5वां घर स्टॉक मार्केट भी होता है ना। स्टॉक मार्केट नौकरी नहीं होती, आपका इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे आप लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में अलग अलग तरह के वो है, वहाँ से भी आप पैसा बना सकते हैं। अगर यही कनेक्शन छठे घर से आ जाए तो आपका सर्विस सेक्टर से पैसा बनेगा या नौकरी से पैसा बनेगा, दोनों बातें हैं इसमें। 6th हाउस ऑफ सर्विस, 6th हाउस ऑफ सर्विस सेक्टर, दोनों है। तो अगर आप बिजनेस का, आपका चार्ट कहता है कि बिजनेस करना चाहिए, लेकिन 6th हाउस साथ में शामिल है तो सर्विस सेक्टर का बिजनेस करना चाहिए, अदरवाइज प्रोडक्ट इंडस्ट्री में जाना चाहिए। लेकिन अगर खाली 6th हाउस पावरफुल है और प्लैनेट ऐसा सपोर्ट कर रहे हैं कि ये नौकरी के थ्रू पैसा कमाने वाले लोग हैं, तो जॉब में रहिए, आराम से पैसे बनाइए। लेकिन अगर कुंडली का 7वां घर जो कि बिजनेस है, जो रेगुलर इनकम है, जो डेली इनकम है, आप एक बात समझ लीजिए, नौकरी में और बिजनेस में एक फ़र्क है। नौकरी में एक दिन, महीने के एंड में एक दिन एक SMS आता है, सैलरी इज क्रेडिटेड। बिजनेस में वो मैसेज रोज आता है, पैसे आए, पैसे आए, पैसे आए, पैसे आए। हाँ, डेली इनकम। तो जो डेली इनकम योगा है वो 7th हाउस है। राइट। अब आप कहेंगे कि जो लोग मजदूर हैं, जो वेजेस पे काम करते हैं, वो भी 7वें घर से काम करते हैं। हाँ, तो 7वां घर मजदूरी यानी डेली वेजेस भी है, क्योंकि रेगुलर इनकम है और वो बिजनेस भी है। जिसके घर में 7वां घर पावरफुल है वो बड़ा बिजनेसमैन बनेगा और वहीं से पैसा कमाएगा। अब आप कहेंगे उसमें डेली वेजेस भी तो भैया उसके यहाँ भी तो लोग काम कर सकते हैं, वो तो एम्प्लॉयर है ना, तो उसके यहाँ तो बहुत सारे लोग काम कर सकते हैं। तो ये भी है। तो यानी 7th हाउस वाले के यहाँ अगर कोई फैक्ट्री ओनर है, क्या हो रही है, तो हज़ारों लोग काम करते हैं फैक्ट्रियों में, तो आप वो ले सकते हैं ना। इसी तरीके से 8वां घर, अब कुंडली का 8वां घर अगर आप देखें तो 8वां घर तो सबसे खराब घर माना है, लेकिन ये पेरेंटल प्रॉपर्टी को देता है या वो सारी पैसे को देता है जो ज़मीन से निकला हुआ है। जैसे आजकल क्रूड ऑयल आपने सुना होगा, खूब वॉर चल रही है, क्रूड ऑयल बहुत रेट बढ़ गया, ज़मीन से निकली हुई चीज़ें, क्रूड ऑयल, जो खेती से रिलेटेड सामान है, वो बिज़नेस है, वो भी 8वां घर, वो वहाँ का पैसा होता है या पेरेंटल वाला पैसा देता है। ठीक है, इस तरीके से हर घर का, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि हर घर का कहीं ना कहीं वेल्थ से कनेक्शन आता ही है, चाहे वो 12वां घर ऑफ लॉसेज हो। देखिए, तीसरा घर की हमने बात करी, हमने चौथे घर की बात करी, 5वें की बात करी, छठे की बात करी, 7वें की बात करी, 8वें की बात करी, तो कहीं ना कहीं हर हाउस का कनेक्शन है ही। अब किसके घर में, अब आप लॉजिक पे चले जाइए, किसकी कुंडली में कौन सा घर वेल्थ के लिए सपोर्टिव हाउस है, अब समझ लीजिए। देखिए, वेल्थ के लिए हाउसेज हैं 2, 5, 8, 11, ये हम समझते हैं। लेकिन इन घरों को जो घर सपोर्ट कर रहे हैं वेल्थ गिविंग के लिए, उन घरों को यूज करते हुए जो लाइन ऑफ बिजनेस बनता है वही चुनना चाहिए। अगर आपने वो चुन लिया, आप अमीर हो जाएंगे निश्चित रूप से, कोई डाउट नहीं। अगर आपने वो नहीं चुना तो जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना।
सर कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन में स्ट्रगल ख़त्म नहीं होता, मतलब पैसा आके भी नहीं आता, तो ये कैसे हम समझेंगे कुंडली में? अभी हम जो बात कर रहे थे कि बहुत मेहनत करते, देखिए ये दो सवाल हैं, इन दोनों को अगर मैं एक सवाल है, इसको मैं दो पीसेस में डिवाइड करके अलग अलग करके बात करूं तो इसका जवाब देना ज़्यादा आसान रहेगा। एक, ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, पैसा नहीं आता, भैया तुम काम ही गलत कर रहे थे, आप सही जगह वही एफर्ट डालते तो पैसा आ जाता। तो सिलेक्शन ऑफ करियर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फर्स्ट हाफ इस क्वेश्चन का ले तो सिलेक्शन ऑफ करियर गलत था, इसलिए पैसा नहीं आया। मेहनत ज़्यादा, काम ज़्यादा, पैसे कम। ठीक है, ठीक है, एक तो हो गया ये पॉइंट। दूसरा ये कि पैसा आता तो है, रुकता नहीं है। हाँ, ये इसका दूसरा पार्ट है कि अगर पैसा आए लेकिन रुके नहीं, इसका मतलब आपकी कुंडली का सेकंड हाउस जो मनी सेविंग का हाउस है वो दिक्कत है। अब आपको ये पता है, अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं और उनसे पूछें कि भैया मैं अमीर कैसे बनूंगा, तो वो आपको दो ही जवाब देगा। अगर लर्नेड एस्ट्रोलॉजर होगा तो उसका दो ही जवाब देगा। एक कि काम सही करो, जो कुंडली कहती है जिससे अमीर हो, एक तो वो करो। दूसरा, इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट अगर करना है तो किस जगह करो। अगर आपने इन दो चीज़ों को सीख लिया तो काम बन गया। कैसे एग्जांपल देता हूँ, कुंडली का सेकंड हाउस जो होता है वो होता है आपका बैंक बैलेंस। अगर आपका सेकंड हाउस पुअर है तो आपके बैंक में पैसे बचेंगे ही नहीं, जितने मर्जी डालो खत्म हो जाएगा। कोई ना कोई अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर आ जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, पैसा बचेगा नहीं, पैसा चला जाएगा। तो ऐसे में अपने बैंक में पैसे रखने क्यों हैं, वही कहीं इन्वेस्ट कर दो। मान लीजिए फिफ्थ हाउस बहुत पावरफुल है, स्टॉक मार्केट में डाल दो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, सिप चला सकते हैं आप, चलाइए 10 साल की सिप, अमीर हो जाएंगे। जिस दिन इमरजेंसी हो 2 दिन में पैसे हाथ में आ ही जाते हैं वापस, मैक्सिमम 2 डेज में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो इमरजेंसी एड्रेस हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपको पता है कि मेरे को दूसरा घर भी खराब है, 5वां घर भी खराब है, 4th हाउस ज़्यादा पावरफुल है, और भैया प्रॉपर्टी में पैसे डालो ना, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। अब शनि पावरफुल है तो कंस्ट्रक्टेड में डाल दो, मंगल पावरफुल है तो लैंड में डाल दो, तो वहाँ से आप हो सकता है। आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत ज़्यादा पावरफुल है, गोल्ड में इन्वेस्ट करिए। चंद्रमा पावरफुल है, सिल्वर में डालिए। सूर्य ज़्यादा पावरफुल है, कॉपर में डालिए। तो आपको यूँ समझना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सेकंड हाउस दमदार नहीं है तो बाकी सारे रास्ते हैं ना, हाँ जी, उसमें डालिए पैसे और वहाँ से अमीर हो जाइए, है ना। पैसा एक जगह रखने से कोई अमीर नहीं होता। बैंक में पैसे पड़े होंगे, कोई भी अमीर नहीं होगा। बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना आता ही नहीं कि आपको अमीर बना दे। इन्फ्लेशन ज़्यादा है, बिल्कुल इन्फ्लेशन ज़्यादा है, बैंक का इंटरेस्ट कम है, आपका खुद का पैसा कम होता जा रहा है। यू आर ईटिंग योर ओन मनी जस्ट बाय पुटिंग इनटू द बैंक, करेक्ट। तो अब ऐसे तो नहीं होगा, या तो आप उसको किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट को यूज करके डालें। तो वो इंस्ट्रूमेंट किस में पैसा डालना चाहिए वो कुंडली बताती है, ठीक है, कि आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट सूट करेगा। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में 5वां घर पावरफुल है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया चौथे घर का, अगर चौथा घर पावरफुल है और शनि पावरफुल है तो मैं कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी के लिए कहूंगा। मंगल पावरफुल है तो मैं कहूंगा लैंड ले ले, ठीक है। ऐसे ही 5वां घर अगर आपका स्टॉक मार्केट है ना, या सिप है, या जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, अगर वो ज़्यादा पावरफुल है, लॉन्ग टर्म वाला है, तो मैं कहूँगा सिप में पैसे डाल दें। अगर वो कहता नहीं जी मुझे तो स्टॉक्स में पैसे डालने हैं, तो मैं देखूंगा कि कौन सा ज़्यादा प्लैनेट है जो अगर वहाँ पर हो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट दे, तो मैं उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उसको रिकमेंड कर दूंगा कि आप इस तरीके में डाल सकते हैं। ये वाले सेक्टर सूट करेंगे, स्टॉक्स की बात का मतलब सेक्टर सूट करेंगे, है ना। जैसे मरकरी हुआ, एग्जांपल देता हूँ, मरकरी हुआ तो मैं कहूँगा बैंकिंग सेक्टर में चले जाइए। अगर मार्च सैटर्न हुआ मैं कहूँगा मैन्युफैक्चरिंग में चले जाइए। 2 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन आया, तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर मेरे को ज़्यादा फेवर करेगा। अच्छा, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, अगर ये दोनों भी, चौथा भी अच्छा नहीं है और 5वां भी अच्छा नहीं है, चौथा एवरेज है लेकिन प्लैनेट सपोर्टिव है, लेकिन 8वां घर बहुत पावरफुल है, तो मैं कहूँगा यार वो वाली लैंड होती है जिसमें खेती होती है, या जिसमें आप गार्डनिंग कर सकते हैं, या आप जिसमें ज़मीन से निकली हुई चीज़ें निकलती हैं, जैसे एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं, तो आप वो यू कैन इन्वेस्ट देयर एज वेल, वहाँ से पैसा बना सकते हैं। तो वो अब हमारे सामने है। अगर यही रहा 12th हाउस का कनेक्शन, तो मैं कहूँगा विदेशों से कनेक्ट कर लीजिए, है ना। तो कोई आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा लीजिए जहाँ पे विदेशी फॉरेन का कनेक्शन आ रहा है ना। तो ऐसे भी बहुत सारी कंपनी होती है जो विदेश में होती है लेकिन इंडिया में भी लिस्टेड होती है, तो आप वहाँ पे भी यू कैन इन्वेस्ट, है ना। हालांकि हमारे यहाँ अभी क्रिप्टो अलाउड नहीं है, क्रिप्टो इज अ करेंसी। तो अगर आपका चंद्रमा पावरफुल होता है तो आप करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आपका चंद्रमा और 5वां घर पावरफुल होता है तो करेंसी में तो इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इंडिया में तो कभी क्रिप्टो लीगल है नहीं, जिस दिन लीगल होगी तो उस दिन क्रिप्टो मिल जाएगा नहीं तो फॉरेन करेंसी पे यू कैन इन्वेस्ट एनी डे।
तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनता है। आपको पकड़ना पड़ेगा कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस के साथ मिलके मुझे अमीर बनाएगा। तो ये आपके दूसरे सवाल का जवाब हुआ कि पैसा आता तो है, टिकता तो नहीं। मैंने आपको अपने ऑडियंस को सबको ये बता दिया कि किसका पैसा कैसा टिकेगा। अगर ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा ज्योतिष आता है इनको, तो खुद ही अपनी कुंडली खोल के देख लेंगे कि ये इससे रिलेटेड जाइए, वहाँ पे पैसे लगाइए और वहाँ इन्वेस्ट करिए और अमीर हो जाइए। ये इसमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। सर, आपने बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है और काफ़ी लोगों के डाउट्स एंड क्वेरीज सॉल्व हुए होंगे धन से रिलेटेड। सर, जैसे शनि का बहुत बार जिक्र हुआ है, तो साढ़े सती से जनरली लोग बहुत डरते हैं, बहुत मिसकंसेप्शंस भी हैं साढ़े सती को लेके। तो साढ़े सती और वेल्थ को हम कैसे समझेंगे इन अ कॉम्बिनेशन? देखिए, साढ़े साथी की आप बात करूं तो इसका सीधा वेल्थ से कोई कनेक्शन ही नहीं है। साढ़े साथी एक अलग कॉन्सेप्ट है और वेल्थ एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं ना, इन दोनों को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। साढ़े साथी ये कहता है कि आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। शनि का कनेक्शन, शनि है मेहनत का देवता, शनि है कर्म का देवता। तो आपके अगर साढ़े साथी चल रही है, चतुर्दहिया या अष्टम रहिया चल रही है, अरे और कुछ नहीं यार, जिम चले जाओ, वॉक करना शुरू कर दो, कुछ नहीं कह रहा शनि आपको। शनि जब आता है वो कहता है पसीना बहाले, क्योंकि पसीने का मालिक भी शनि है। या तो तुम सुबह सुबह या शाम को जब आप करते हैं बहालो, या मैं दिन भर दौड़ाऊंगा। सीधी सीधी बात है। आप एक बात समझ लीजिए, बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हैं कि जब उपाय करना है, आप हमें उपाय बता दीजिए, परेशानी है। मेरा मानना है कि आपको उपाय को अगर आपने प्लैनेट जो करा उसके साथ अलाइन कर लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया वो एक तरीके का। अब आप एक बात समझिए, आप नदी की धारा के साथ बहेंगे तो कम मेहनत में दूर तक जाएंगे, लेकिन अगर नदी की धारा के खिलाफ बहेंगे तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और जाएंगे कहीं नहीं, वहीं रहेंगे। तो इसलिए जो प्लैनेट का है वो करो, लेकिन करते वक्त थोड़ा सा ट्विस्टिंग ट्विकिंग कर सकते हैं कि साहब मैं नदी में इस किनारे नहीं इस किनारे बह लूंगा, तो बड़े ओके, ठीक है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्लैनेट क्या कर रहा है। अब शनि है, शनि का काम क्या है? मेहनत कराना। शुरू हो जाओ यार, मेहनत करो। शनि का काम क्या है? सेवा करना। लोगों की सेवा करना शुरू कर दो। अब सब लोगों की क्या सेवा करो? गरीबों को खाना ही खिला दो यार, क्या प्रॉब्लम है? पक्षियों को कुछ दाना दे दो, जानवरों के लिए, कुत्ते के लिए कुछ कर दो, बंदर के लिए कुछ कर दो, मछली के लिए कुछ कर दो, ये तो लिखा ही है ना। चींटियों के लिए कुछ कर दो, गाय को कुछ दे दो, गौशाला में कुछ दे आओ। शनि है, शनि वृद्धावस्था भी दिखाती है, वृद्धाश्रम में कुछ दे आइए। शनि की दशा, अंतरदशा, साढ़े साथी, अष्टम ढैया, चतुर्ढैया, भैया ये करना शुरू कर दो। कुछ नहीं कह रहा शनि, जो वो कह रहा है वो हमको करना है। आप एक बात समझ लीजिए, 9 के 9 प्लैनेट हमारे बॉस हैं, एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। इफ बॉस इज रॉन्ग, रीड स्टेटमेंट नंबर 1 एंड इट इज रिटन, बॉस इज ऑलवेज राइट। जो बोला चुपचाप कर लो। करते वक्त थोड़ा आप अपना तड़का लगा सकते हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपका बॉस आपको ये कहे कि आज तेरे को मान लो शाम को 8 बजे तक बैठ के, आज 8 बजे तक ऑफिस में रुकना है, ठीक है, आप रुक जाइए ना एक दिन, क्या प्रॉब्लम है? हु इज स्टॉपिंग? बाकी दिन आप मिस कर सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, कभी 4 बजे भी जाने के लिए कहेंगे तो छोड़ देगा ना यार, वो अपने उसकी बात मानी तो आप मान लीजिए, वो भी आपकी बात कभी ना कभी तो मानेगा। तो ऐसे ही प्लैनेट है, आप उसे जबरदस्ती जा के टकरें क्यों लेनी है, टकरे क्यों मारनी है? आराम से चलिए। जो प्लैनेट के बोले साहब ये बताओ प्लैनेट चाह क्या रहा है? प्लैनेट ये चाह रहा है आपको, शनि है, मेहनत करनी है। सब मैं कर देता हूँ। पक्षियों को, जानवरों को, गायों को, ब्लाइंड स्कूल, वृद्धाश्रम, सेवा करना शुरू कर दिया। बोले एक तो शनि है, सेवा है, सेवा कर दी। दूसरा क्या है कि बोले मेहनत करनी है, पसीना होना है। साहब मैं सुबह रोज मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, पसीना रोज ही आता है। बोले ठीक है, सुबह सुबह करके मैं फ्री हूँ, दिन भर मैं आराम से बैठता हूँ ठंड में एसी में, मस्त रहो। शनि कुछ नहीं कह रहा। लेकिन अगर सुबह पसीना नहीं बहाया, शनि कह के साहब पसीना तो बहाना था, तुमने बहाया नहीं, चलो मैं दौड़ाता हूँ। अब जब शनि दौड़ाएगा तो फिर वो कैसे दौड़ाएगा वो शनि जानता है, इसलिए लोग घबराते हैं, वो चलते नहीं हैं। तो आप ये समझ लीजिए। और ऐसा खाली शनि के साथ नहीं है, सारे प्लैनेट के साथ ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि खाली शनि ही खराब है, सारे 9 के 9 प्लैनेट एक जैसे ही हैं, उनका तासीर अलग है, काम करने का तरीका अलग है। आपका सूर्य खराब है तो सूर्य अपनी दशांतर दशा में ऐसी तैसी कर देगा। अरे ये जरूर थोड़ी है, शनि राजयोग कारक है। शनि मान लो किसी का वेल्थ गिविंग प्लैनेट है तो शनि अपनी दशा अंतर दशा में खूब पैसा देगा, है ना।
साढ़े साथी में दशांतर दशा में खूब पैसा देगा, बहुत लोगों को अमीर होते देखा मैंने साढ़े साथी में, बहुत लोगों को अमीर होते देखा मैंने, खूब सारी प्रॉपर्टी खरीदते देखा है चतुर्थ ढैया अष्टम ढैया में। अचानक किस्मत खुल जाती है, कोई औने पौने दाम में प्रॉपर्टी मिल जाती है, जैसे उन्होंने ली पता पड़ा गवर्नमेंट का वहाँ से कोई एक हाईवे निकल रहा है, कोई प्लान आ गया और वो रातों रात 3 टाइम्स होगी प्रॉपर्टी। ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, है ना। हाँ जी। तो ये तो शनि ने किया ना, और हम उसी शनि को गाली दे रहे होते हैं, अरे साहब शनि की दशा आ गई, मेरा तो बर्बाद हो गया। मैं तेरे को उसने प्रॉपर्टी 100 रुपये गज वाली 1000 रुपये गज कर दी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आजकल 100 आती नहीं कुछ, और जस्ट एग्जाम्पल, और तुम उसी को कह रहे यार शनि ने बड़ा दुखी किया। दिस नॉनसेंस, ये लोग मिसगाइडेड है। आप ये समझिए 9 प्लैनेट है, किसी के 9 अच्छे नहीं होंगे। बोले साहब ऐसा क्यों? अरे कभी तो मरोगे, कभी तो बीमार होगे, कभी तो कोई जिंदगी में परेशानी आएगी। जिस प्लैनेट की दशा अंतर दशा में परेशानी आ रही है वो खराब है। दूसरा, 9 कभी खराब हो नहीं सकते। अगर 9 के 9 खराब हैं तो आप चल कैसे रहे हो? आपको तो चले जाना चाहिए। 9 ही खराब हो गए तो चले जाओ, और अगर 9 खराब नहीं है, अगर आप हो तो कम से कम 1 तो ठीक है जो बचा रहा है। तो मतलब 8 खराब हो सकते हैं मैक्सिमम, 9 नहीं हो सकते। 9 खराब हुए तो फिर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, खत्म, स्टोरी एंड। हाँ जी। तो सारे प्लैनेट को समझना पड़ेगा। तो खाली शनि इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एवरी प्लैनेट इज इम्पॉर्टेंट। केतु की दशा में लोग बर्बाद हो जाते हैं। आप नोटिस करिएगा, केतु पास्ट लाइफ प्लैनेट कनेक्शन का सबसे पावरफुल प्लैनेट है। केतु की दशा अंतर दशा मैंने अच्छे अच्छों को बर्बाद होते देखा है, बहुत अच्छे अच्छों को, मतलब बड़े बड़े सुपर रिच सरेंडर्ड रोड पे, गरीब हो गए, कर्जदार हो गए, डूब गए। केतु की दशा नोट करिएगा, केतु की दशा ये बहुत प्रोमिनेंट है। इसके अलावा आप देखिए मार्स की दशा, मार्स की दशा स्ट्रेट नहीं जाएगी, फ्लक्चुएटिंग होगी, या तो बना ही देगी या बिगाड़ ही देगी। मार्स की दशा ऐसी होती है। राहु तो हमारे यहाँ ऑल टाइम फेवरेट प्लैनेट है सारे ज्योतिषियों का। राहु केतु शनि, राकेश राहु केतु यानी के, और शनि शनि, ये राकेश, ये तीनों ऑल टाइम फेवरेट हैं। इनको तो कभी भी कहीं भी फिट करा दो तो चलता है साहब आपका। तो क्योंकि या तो वो पास्ट लाइफ एंडिंग कर्मा से कनेक्शन होगा, ये 7.5 ढैया में फंसा लेगा, उसमें केतु आई गया जो अपन बात कर ही रहे हैं। राहु तो अनसर्टेनिटी इंस्टेबिलिटी का प्लैनेट है। तो इसी के नाम पे सारे ज्योतिषी चल रहे होते हैं। जब कुछ समझ नहीं आता साहब, ये तो राहु का प्रभाव है, कुछ जरा सा और गड़बड़ हुआ, भयंकर पितृदोष, आपके पूर्वजों ने कुछ गड़बड़, अबे पूर्वज गए यार, गए वो अपना काम करके। और अगर इतना ही बुरा था तो भैया मेरा भी तो खराब था जो इसी लीनियज में आया। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो कोई ऐसा चिट्ठी लेके थोड़ी आती है कि जिस शरीर में प्रवेश करती है उसका डीएनए मिलता है उसे, और डीएनए मिलता है तो उसका ब्लेसिंग भी मिलता है, उस डीएनए में स्टोर्ड है, और कर्ज भी मिलता है, बिल्कुल दोनों मिलता है उसे। हाँ जी। तो आपके डीएनए में सब कुछ सेव्ड है, ब्लेसिंग भी सेव्ड है और कर्ज भी सेव्ड है। अब कर्ज वाला मिल गया तो पैदा हो बड़े यार, गरीब के घर हो गया। छोटी उम्र में काम करना पड़ेगा, पैसे कम कमाऊंगा, लेविश जिंदगी नहीं जीऊंगा, स्ट्रगल ज़्यादा है। और कोई सुपर रिच के यहाँ पैदा हो गया तो बोले साहब मेरे तो ब्लेसिंग ज़्यादा बड़ी थी, बचपन से मैं बड़े अच्छे अच्छे खिलौने, मल्टीपल कार्स रही मेरे पास, स्पोर्ट्स कार है मेरे पास, ये है मेरे पास, फरारी है मेरे पास, रॉयल्स रॉयस है, सब कुछ है मेरे पास, 10 आदमी हुक्म बजाने के लिए बैठे हैं, यस सर। तो ये सब आपके डीएनए में स्टोर्ड है, और ये डीएनए का संबंध राहु से है, इसलिए लोग घबराते हैं। तो मैंने आज आपको वो पूरा थीम दे दिया। हालांकि हम बात कर रहे हैं पैसों की, और ये लीनिएज का पैसा, यही 8वें घर का पैसा में, यही रोल सबसे इम्पोर्टेंट है। और मेरा अपना एक और मानना है कि कुंडली में 2 घर पावरफुल बहुत होने ज़रूरी है, एक दूसरा घर और एक 8वां घर, बाकी सब तो आनी जानी है। कैसे? बोला दूसरा घर वो जो फैमिली की इनकम, मैं ऐसे घर में पैदा हो गया जहाँ खूब धन दौलत थी, है ना। तो अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं कहूँ तो दूसरा घर तो मेरा किस्मत से कनेक्शन भी है कि मैं किसके यहाँ पैदा हुआ, यही तो मेरी किस्मत है। हाँ जी। मैं किसी मजदूर के वहाँ हुआ या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के यहाँ, बड़ा सुपर रिच के यहाँ पैदा हो गया, यही तो मेरी किस्मत है। तो सेकेंड हाउस ऑफ फैमिली इनकम, भैया मैं जहाँ पैदा हुआ वहाँ महीने के 10-20 करोड़ रुपए आते थे, या रोज के 10-5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए कमाते थे, आई एम सुपर रिच, है ना। दूसरा 8वां घर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो बहुत बढ़िया हुआ, वेल्थ गिविंग हुआ, तो भैया पिताजी आपके नाम 10-12 प्रॉपर्टी कर गए हैं,
10-20 लाख रुपए महीने की रेंटल इनकम आती है, तुम करो मजे, तुम्हारा कोई स्ट्रेस नहीं है कि साहब 20,000, 25,000, 50,000 की नौकरी करने कहीं जाना पड़ेगा, कल कहीं नहीं जाना। अब भाड़ा आता है आराम से मस्त, 10-20 लाख रुपए महीने का रेंटल इनकम आती है, कुछ नहीं करना, खाली इसको मैनेज कर मस्त रहे। इसे कहते हैं 8वें घर की बिना कमाई इनकम। आप देख लीजिए धन का संबंध लक से कितना सीधा कनेक्शन है, आप देख लीजिए। बिल्कुल। तो इसलिए जो वेल्थ वाला जो टॉपिक है जिस पे अपन ने आज आपने कहा कि उस पर बात शुरू करनी है, तो वेल्थ वाला टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका सीधा किस्मत कनेक्शन है। इफ यू आर लकी दैट मीन्स यू आर रिच। ये बात हमेशा ट्रू नहीं है, बट 99.9% ट्रू है ना। क्योंकि परेशानी नहीं आएगी ना। बिल्कुल है ना। किस्मत क्या है? किस्मत को ऐसा नहीं है कि किसी को गोल्ड मेडल मिल गया बोले यही किस्मत है ना। किस्मत वो है राइट टाइम एट राइट प्लेस, दैट इज लक। सही समय पर सही जगह आप हो, वही किस्मत है। जिस बस का एक्सीडेंट होना था उसमें वो छूट गई, जिस जहाज में गिरना था वो चला गया, मैंने मिस कर दिया, यही किस्मत है। बिल्कुल यही किस्मत है। हाँ जी, है ना। और जहां जो लॉटरी खुलनी थी वही टिकट मेरे हाथ में थी, यही तो किस्मत है। राइट टाइम एट राइट प्लेस, दैट इज कॉल्ड लक। ठीक है ना। जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी थी, जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही थी एंड जिस समय मिलनी थी बस उसी समय आप वहां थे, यही किस्मत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये है वेल्थ, और इसका सीधा किस्मत कनेक्शन ऐसे बनता है। सर धन योगा के बारे में तो काफ़ी कुछ हमने समझ लिया है, एक ये दरिद्र योग भी सुनने में आता है, ये कैसे समझेंगे हम? ये बिल्कुल रिवर्स है, धन का उल्टा दरिद्र योग। देखिए दरिद्र योग ऐसा देखा जाए तो जिसके पास धन योग नहीं है या जो बेचारा धन योग एग्जीक्यूट नहीं करवा रहा उसके पास दरिद्र योग है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो अगर वेल्थ गिविंग प्लैनेट मान लीजिए खराब हो रहा है किसी वजह से, जैसे मान लो आपकी किस्मत में किसी ने बोला ये 9 प्लैनेट है, उसमें से 1 या 2 प्लैनेट हैं जो सबसे ज़्यादा आपके लिए वेल्थ के हिसाब से अलाइंड है, बोले इसकी दशा अंतर दशा में पैसा जरूर आएगा, ये आपके वेल्थ का, और वो प्लैनेट एकदम कमज़ोर है, एकदम कमज़ोर। हाँ जी। ठीक है, तो बस वही दरिद्र योग है। जिसने देना था वो बहुत कमज़ोर था। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मंगल ने पैसा देना है और कुंडली में मंगल नीच का बैठा है, खत्म। आपको पैसा बृहस्पति ने देना है, नीच का बैठा है, एनिमी प्लेनेट के साथ बैठ गया, खत्म, हो गया दरिद्र योग। आपको पैसा शुक्र दे रहा है, नीच क्या बैठा है, साथ में राहु केतु शनि, कुछ कनेक्शन आ गया, या सूर्य के साथ कनेक्शन आ गया, एनिमीज के साथ कनेक्शन आ गया, खत्म, स्टोरी एंड्स। बोले साहब जो मुझे पैसा देने वाले थे वो तो एनिमी के साथ वॉर में फंसे हुए हैं, वो फ्री हो तो दे, वो फ्री होगा नहीं, क्योंकि कुंडली में योग है उनका बर्थ चार्ट में, इस जन्म में तो फ्री नहीं होता। ये बनाते हैं दरिद्र योग। या और भी चीजें हैं जो दरिद्र योग बनाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की जिंदगी अप्स एंड डाउन होती है। हाँ जी। पहले उसकी किसी दशा अंतरदशा में उसने बहुत पैसा कमाया, अचानक लाइफ में कोई टर्मोइल आया और एकदम वो डूब गया, सिंक कर गया। जो करोड़ों रुपए जिसके पास होते थे और वो कहता था कि मैं कहाँ लगाऊं, मेरी समस्या ये है कि साहब ये इसको कहाँ लगाऊं, अब वो कह रहे हैं कि शाम का खाना कैसे खाऊं, बच्चों को कैसे खिलाऊं, पैसे नहीं है। उस लेवल का फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। तो ये भी प्लैनेट से दिख सकता है। तो एक्चुअली कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बचपन में तो बहुत गरीब थे और मिड एज आते आते या एंड तक जाते जाते थोड़ी एज बढ़ते बढ़ते अचानक सुपर रिच हो गए। और कुछ लोग मैंने देखे हैं कि जो पीछे से कई लीनियज से या बहुत अमीर थे और अचानक किसी बच्चे के जन्म के बाद कुछ सालों के अंदर बिल्कुल जीरो हो गए और वो बच्चा पूरी जिंदगी आगे स्ट्रगल ही करता रह गया, सुपर रिच भी डूब गए। तो ये सब प्लैनेट बताते हैं, ये ऐसे नहीं हो सकता, ये प्लैनेट ही बताते हैं। तो उसमें देखना पड़ता है जो वेल्थ गिविंग प्लैनेट है, या तो वो प्लैनेटरी वॉर में फंस गए, नीच के हो गए, नेगेटिव हो गए, पावरलेस हो गए, एनिमी के साथ उलझ गए, या आपने अपने कर्मों से उसको बिगाड़ दिया। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं, राहु का एग्जांपल देता हूं, सबसे एप्ट एग्जांपल है।
खूब पैसे थे, नशे में पड़ के ज़िंदगी बर्बाद कर ली, सारे पैसे चले गए, घर बिक गए, प्रॉपर्टी बिक गई, जुए में, नशे में पैसे डूब गए। ये सब राहु करवाता है। तो आपके पास जहाँ पहले 3, 4, 5 प्रॉपर्टीज होती थी वो सारी बिक गई, घर का सारा गोल्ड बिक गया, बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा लेके करवाना पड़ा, क्या है, सब खत्म। तो एक राहु ने सब खत्म कर दिया। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं। आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वो प्रॉपर्टी फंस गई, 20 साल कोर्ट में केस चलते रहे, 20 साल कोर्ट में केस चलते रहे, क्योंकि आपने सारी वेल्थ एक प्रॉपर्टी में या एक या 2 जगह लगा दी, वो डिस्प्यूट में फंस गई, वो डिस्प्यूट चला 10 साल। 10 साल आप उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट डाल के आप कह सकते थे कि मैं इसको 10 साल में 5 गुना या 4 गुना कर दूंगा। 10 साल बाद आपने औने पौने दाम में उसको देके छुड़वाया, और 10 साल जो कोर्ट कचहरी और इसके जो झंझट हुए वो अलग। पता पड़ा आप करने तो कुछ और गए थे बहुत बड़ा, और आधे होके लौट आए। वो एक कहावत है ना, 24 जी 26 जी बनने गए, 2 जी बन के लौट आए। ये वो ऐसा ही कुछ किस्मत कराती है। तो आपको दशा, अंतरदशा, ट्रांजिट से थोड़ा ये समझ में आता है कि आगे आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल मेरी ज़िंदगी में अच्छा है, तो आप फ्रंट फुट पे चलिए। अगर थोड़ा सा लेफ्ट राइट है, थोड़ा सा थ्रेटनिंग है, तो वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच होनी चाहिए, थोड़ा सा सिक्योर जोन में रहने में फ़ायदा रहता है ना। जैसे हम ये कहते हैं कि आप जब फ्लाइट में होते हैं तो कहते हैं थोड़ा टर्बुलेंस का टाइम है, सीट बेल्ट लगा लीजिए। तो जब टर्बुलेंस का टाइम आता है, यानी टाइम आता है, अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है, टाइम आता है टर्बुलेंस का, तो आपको सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए। इसका मतलब सेफ्टी और के सारे मेजर एंड प्रिकॉशन सब ले लेने चाहिए, और सेफ्टी जोन में चले जाना चाहिए। जब आप फ्री हैं, फ्री फ्लाई कर रहे हैं, आप कोई वेदर की कंडीशन ऐसी नहीं है, टाइम हमारे फेवर में चल रहा है, तो चलिए ना, फिर क्या दिक्कत है, फिर तो फ्रंट फुट पे चलिए और बनाइए पैसे। सो नोइंग द टाइम इज द की टू सक्सेस। अगर आपने टाइम को पकड़ लिया, टाइम को समझ लिया, और वो टाइम कैसे समझेंगे, प्लैनेट, राशि, नक्षत्र, ट्रांजिट, दशा, अंतरदशा, बहुत सारे रूल्स हैं, इनको लगा के आपने पकड़ लिया तो निश्चित है आप अमीर होंगे, प्रोवाइडेड राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट प्लेस, यू विल बी रिच, चाहे कुंडली में कुछ लिखा हो। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी कुंडली में 0 वेल्थ हो, ऐसी एक भी कुंडली नहीं है। अब आपने कितने बनाए, ये आपका टैलेंट है। सर, जैसे चंद्रमा का भी बहुत गहरा संबंध है धन से, तो क्या पीड़ित चंद्रमा भी धन दे सकता है कुंडली में? मैडम देखिए, हर प्लैनेट धन दे सकता है, इसमें चंद्रमा भी आता है, चाहे वो पीड़ित ही क्यों ना हो, धन तो वो भी देगा। पीड़ित चंद्रमा 5वें घर से, सेकंड हाउस से, 11वें घर से, 8वें घर से कनेक्शन देगा, तो धन तो तब भी देगा, लेकिन धन के साथ कोई समस्या और ला दे, वो अलग बात हो सकती है। धन कम दे या ज़्यादा दे, ये अलग बात है, लेकिन पैसा देगा। और ये रूल खाली चंद्रमा के लिए नहीं, सारे 9 के 9 प्लैनेट के लिए है। सर, अब आप प्लीज़ ऑडियंस को बताइए कुछ बेसिक रेमेडीज़ की, अगर मतलब उनको कैसे वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में, जिससे धन आना शुरू हो जाए। देखिए मैडम, आप एक बात समझ लीजिए कि कोई एक स्टैंडर्ड बेसिक रेमेडी हो ही नहीं सकती। हाँ जी, सब वो तो है। हाँ जी सर, क्योंकि सबकी कुंडली अलग है, सबका लाइफस्टाइल अलग है, सबकी अपब्रिंगिंग अलग है, दशा अलग है, अंतरदशा अलग है, ट्रांजिट अलग चल रहा है, नवमांशा चार्ट अलग है, D1 चार्ट अलग है, रेमेडी कैसे हो सकती है? और कोई अगर एक ही रेमेडी से अगर कोई कहे चुटकी बजाते धन आ जाए, भाई तू कमा ले, हाँ जी, तो दे क्यों रहा है? ये तो सीक्रेट है, रख लो ना। अगर बांट रहे हो तो इसका मतलब इट इज़ नॉट सीक्रेट, ये नहीं चल रहा है सब जगह। अब एक बात तो समझ लीजिए, आप कोई एक स्टैंडर्ड रेमेडी काम कर ही नहीं सकती, क्योंकि सबकी दशाएं अलग अलग चल रही हैं। अरे भैया, कि सबका वेल्थ गिविंग प्लैनेट अलग है, तो आप उसको उस प्लैनेट के हिसाब से रेमेडी दोगे ना, उसके टाइमिंग बताओगे। एग्जैक्टली, हाँ जी। तो आपको समझना पड़ेगा कि कब कैसे पैसा कमाया जा सकता है, कौन से रास्ते से, क्या प्रोडक्ट, क्या सर्विसेज के साथ, नौकरी से, बिजनेस से, प्रोफेशन से, अदर सोर्स इनकम से, वो और कौन सा प्लैनेट दे रहा है, जो प्लैनेट दे रहा है उसका इलाज करो, ताकि वो ज़्यादा दे दे। ठीक है, यही सही तरीका है रेमेडी देने का। तो आपको सबसे पहले एनालिसिस करना पड़ेगा, देगा कौन, जो देगा उसी से तो लोगे, जो छीन रहा है उससे कैसे ले लोगे? तो आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड रेमेडी हो नहीं सकती, सबकी अलग अलग होती है, क्योंकि इतने तरह के तो करियर ऑप्शंस हैं, इतने तरह के इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं, सेम रेमेडी काम कर ही नहीं सकती, संभव नहीं है।
सेम रेमेडी बस ये है, शिव जी को जल चढ़ाते रहिए, शिव जी को कच्चा दूध चढ़ाते रहिए और नमस्कार बोलते रहिए। चंद्रमा अच्छा रहेगा, जिसका चंद्रमा अच्छा रहता है वो सुखी रहता है। और अगर धन इम्पॉर्टेंट है तो धन तो उससे आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन हर एक के चार्ट में उसका क्वांटिफिकेशन अलग होगा। अब हो सकता है किसी का चंद्रमा धन दे ही ना रहा हो, या दे ही रहा हो कि यार कोई तेरे को सैलरी मिल जाएगी 10-20-50 लाख 2 लाख रुपये महीना, उसको चलाता चल। लेकिन किस्मत तो कह रही है कि अगर वो कोई स्टार्टअप खोल लेता तो वो मल्टी मिलियनर हो जाता है। तो आपको पहले तो सिलेक्शन पे जाना पड़ेगा कि किस्मत है उस तरफ और हम भाग रहे हैं अपोजिट साइड में। पहले तो उसको ट्रैक सही करिए, अलाइन करिए उसके साथ। सर थैंक यू, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों के डाउट्स, क्वेरीज काफ़ी हद तक सॉल्व हुए होंगे रिगार्डिंग धन, कि धन कमाएं कैसे, वो एग्जीक्यूट कब होगा, किस रास्ते से धन कमाएं। तो अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।